Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। तो हमने देखा कि डायमेंशनल इक्वेशंस हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन वाज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लास्ट टाइम पे एग्जांपल लिया था जब हमने 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया था। तो न्यूटन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में था और डाइन जो है वो फोर्स की यूनिट थी इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन्स, ये हमने डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से निकाला और हमारे पास आंसर आया दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन 1 जूल एंड अर्ग। तो 1 जूल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स एंड इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स। तो अगर आपने आंसर निकाल लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप फिर से ट्राई करो यूजिंग दिस मेथड। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो इसको फिर से ट्राई करो आप, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा दैट 1 joules will comes out to be equal to 10⁷ अर्ग्स। तो वहाँ पर ध्यान रखना है, आपने जो ये डायमेंशंस लेनी है वो आपने वर्क की लेनी है या एनर्जी की लेनी है मीन्स। तो एनर्जी की डायमेंशन लेनी है तो एनर्जी और वर्क वन एंड द सेम डायमेंशन होती है। तो वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते तो M1 L2 T-2 हो जाता है। तो वहाँ पे L2 हो जाता है तो मतलब यहाँ पे B2 हो जाता है। तो ये जो 10⁻² की पावर 1 थी यहाँ पे वो 2 हो जाएगी तो 10⁻4 इंटू 10⁻3 आ जाएगा तो 10⁻7 आ जाएगा। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अगले दो यूजेस हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द वेरियस फार्मूलाज एंड डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। तो हम एक फार्मूला की करेक्टनेस देख सकते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं है डायमेंशनली, और हम एक फार्मूला डेराइव भी कर सकते हैं। तो उससे पहले हम एक प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। According to this principle, only that formula is correct in which the dimensions of various fundamental units on one side of the relation are equal to their respective dimensions on the other side of the relation. तो ये प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ वही फॉर्मूला करेक्ट होंगे जिनमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अगर कोई हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू B, तो A की और B की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। A इज इक्वल टू B इंटू टी, तो B इंटू टी की जो भी डायमेंशन होगी वो A की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर हम कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की नेट डायमेंशन निकालो आप, और उसके बाद आप राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालो, तो दोनों क्या होनी चाहिए आपके पास, दोनों इक्वल आनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूला आपका करेक्ट होगा। और यूजिंग दिस प्रिंसिपल होमोजेनिटी हम जो दूसरे बाकी दो यूजेस हैं दैट द चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला और डिराइव द फार्मूला हम सॉल्व करेंगे इससे। तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब क्या हुआ कि अगर A प्लस B है तो A में B ऐड हो रहा है तो A और B की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। मतलब लेंथ में लेंथ ऐड होगी, वेट नहीं ऐड हो जाएगा, मास नहीं ऐड हो जाएगा। मतलब अगर आप सोचो 5 kg प्लस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू वट, नथिंग। 5 किलो में 2 सेंटीमीटर 2 सेकंड या 2 मिनट ऐड नहीं होंगे। केजी में, केजी जो है वो मास की यूनिट है तो मास में मास ही ऐड होगा, टाइम में टाइम और लेंथ में लेंथ, एरिया में एरिया। एरिया में लेंथ नहीं ऐड हो सकती। 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू नथिंग। तो एरिया में लेंथ नहीं ऐड हो पाएगी। तो डायमेंशंस एरिया के L2 होते हैं और लेंथ के L होते हैं, तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी में ऐड होती हैं। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। तो अब हम एक फार्मूला की करेक्टनेस को चेक करते हैं कि भाई वो फार्मूला सही है कि नहीं। So to check the correctness of the given relation, we shall write dimensions of quantities on both sides of the relation, and if the principle of homogeneity is obeyed, the formula is correct. तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी अगर हमें फार्मूला दिया होगा जिसकी हमने करेक्टनेस चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस
लिख लेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिख लेंगे। और अगर वो दोनों डायमेंशंस सेम आती हैं, मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि वही फॉर्मूला सही हैं जिनमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल आती हैं। तो इसका मतलब अगर वो फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करता है तो फॉर्मूला करेक्ट है, अगर नहीं करता है तो फॉर्मूला गलत है। सो टेकिंग एन एग्जांपल, चेक द रिलेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो जहां पर l जो है वो लेंथ है, t टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ पर t टाइम बता रहा है, l लेंथ और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसकी करेक्टनेस चेक करते हैं इस फॉर्मूला। सो वी विल राइट द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस देखो, लेफ्ट हैंड साइड टाइम है तो टाइम की डायमेंशंस t हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड की t हो गई। फिर हम राइट हैंड साइड की डायमेंशंस देखते हैं। राइट हैंड साइड में एक टर्म है 2 पाई, तो 2 पाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। सो दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। आपको याद होगा कि मैथमेटिकल जो हमारे पास कोई भी रिलेशन था, हमारे पास हमने देखा था कि 2 जो है वो एक न्यूमरल है, ठीक है, और ये एक पाई स्पेशल कैरेक्टर है, तो 2 पाई जो हमारे पास हो गया ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अंडर रूट एल बाय जी, तो अंडर रूट है एल, एल मीन्स लेंथ, तो लेंथ के डायमेंशन एल हो गए, और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन के अगर हम देखें डायमेंशन होते हैं एल टी माइनस 2, तो अंडर रूट एल अपॉन एल टी माइनस 2, तो एल से एल कैंसिल हो गया, टी माइनस 2, टी ऊपर चला गया, टी स्क्वेयर हो गया ऊपर जाके, टी स्क्वेयर का अंडर रूट जो होता है वो होता है टी, ठीक है। सो टी स्क्वेयर का अंडर रूट हो गया टी। तो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस हो गए अंडर रूट टी स्क्वेयर विच इज टी। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस है टी, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस आ गए टी। सो द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशनली, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज करेक्ट। तो हम क्या लिखते हैं, डायमेंशनली द गिवन रिलेशन इज करेक्ट। तो हमेशा ये याद रखना है आपने जब भी इसका लिखना है, क्योंकि हम डायमेंशनली इसको करेक्टनेस को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप सपोज करो t इज इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट एल बाई जी आता, अगर आपको 2 पाई की जगह 4 पाई दे दिया जाए तब आप डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करोगे, फिर भी डायमेंशनली आपका फॉर्मूला करेक्ट आएगा, जबकि एक्चुअल में ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 4 पाई एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशंस नहीं है, तो हम इसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस से कुछ नहीं बता सकते कि ये सही है कि नहीं। तो आप जब भी डायमेंशनली किसी भी इक्वेशन का फॉर्मूला चेक करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डायमेंशनली द फॉर्मूला इज करेक्ट। तो डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगला जो हमारा यूज था वो था डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। तो थर्ड और लास्ट यूज जो डायमेंशनल इक्वेशन का हम करते हैं वो है टू डिराइव द फॉर्मूला। सो यूजिंग सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड वी नो द फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सिमिलरली फिर से हम क्या करते हैं, हम यही फॉर्मूला जो हमने करेक्टनेस चेक की थी इसी को हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच मे डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब m, लेंथ ऑफ द पेंडुलम l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिराइव करना है जो डिपेंड कर सकता है मास ऑफ द बॉब पे, शायद वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करे, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन 3 फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर सकता है और हमने टाइम पीरियड निकालना। सो दैट मीन्स द टाइम पीरियड t इज प्रोपोर्शनल टू m l g। तो यहाँ पर हमें ये बताया कि ये मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता हम वो किस तरह से डिपेंड करता है, क्या वो m पे डिपेंड करेगा या वो m के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा या m के क्यूब पे डिपेंड करेगा या 1/m पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड m पे डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं पता क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या वो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वो 1/m के प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे, हम वो जो फैक्टर्स हैं उनको लिख लेंगे m l g और उनकी पावर लिख देंगे a b c। अब हमने ये पावर्स निकालनी है, हमें जब ये पावर्स मिल जाएंगी तो हमें एग्जैक्ट रिलेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए बी सी आर डायमेंशंस। तो t इज इक्वल टू k m की पावर a l की पावर b एंड g की पावर c।
तो k जो है वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास ये प्रोपोर्शनल था तो हमने t को इक्वल लिख दिया k, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या डायमेंशनलेस कांस्टेंट निकाल दिया, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है और डायमेंशन एनालिसिस से हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो नाउ वी विल राइट द डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t। तो लेफ्ट हैंड साइड टाइम पीरियड है तो इसकी डायमेंशन आ गई m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, क्योंकि टाइम पीरियड है तो t ही है इसकी डायमेंशन, m की पावर 0, l की पावर 0, विच विल बी इक्वल टू m की पावर a, वेयर m इज मास, तो इसकी डायमेंशन क्या हुई m, कैपिटल M, उसकी पावर a। l क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन हुई l, उसकी पावर b। और g क्या है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती हैं एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू की पावर c। तो अब इनको रीअरेंज कर देते हैं, जैसे l की पावर b मल्टीप्लाई बाय l की पावर c, तो इधर आ जाएगा l की पावर b प्लस c। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर माइनस टू। नाउ अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें कहता है कि वही फॉर्मूला करेक्ट होगा जिसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड डायमेंशन के इक्वल होगी। इसका मतलब यहाँ पे m की पावर 0 है तो यहाँ पे भी m की पावर 0 होनी चाहिए, मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। l की पावर 0 है तो b प्लस c को क्या होना पड़ेगा, 0। और t की पावर 1 है तो माइनस टू c को, इधर c आना है सॉरी, तो इधर माइनस टू c था तो इधर एक मिस प्रिंट है, इधर c कर लीजिएगा आप, तो माइनस टू सी किससे इक्वल आना चाहिए, वो आना चाहिए 1। सो हमारे पास a तो 0 आ गया, यहाँ पे b प्लस सी 0 है और यहाँ से माइनस टू सी 1 है तो c क्या आ गया, माइनस 1/2, और c माइनस 1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो b क्या आ गया, प्लस 1/2। तो a 0 आ गया, b 1/2 आ गया, c माइनस 1/2 आ गया, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं ये। तो t इज इक्वल टू k, m की पावर 0, l की पावर b दैट इज 1/2 और g की पावर c दैट इज माइनस 1/2। तो ये नीचे चला जाएगा, l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई g की पावर 1/2 वो होता है अंडर रूट l बाई जी। तो t इक्वल टू आ गया k, m की पावर 0 तो 1 ही हो गया, तो k अंडर रूट l बाई जी। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आ गया k अंडर रूट l बाई जी। और दूसरे मेथड से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आई थी 2 पाई, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। तो डायमेंशनली आप इधर यहाँ तक ही निकाल सकते हैं, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला आता है तो आप यहाँ तक निकाल दीजिए, इट्स ओके। तो t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी, और आप यहाँ पे लिख दीजिए k इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, और अगर आपको पता है तो जैसे हमें पता है टाइम पीरियड में 2 पाई होता है, तो बाय अदर मेथड्स वी कैन कैलकुलेट दैट k इज इक्वल टू 2 पाई, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव अ फार्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। आप अपनी बुक में से कुछ और एक्सरसाइज कीजिए इस इन यूजेस पे, यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला और यू कैन डिराइव द फार्मूला। तो आप ये एक्सरसाइज कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को उसके रिगार्डिंग पूछ लीजिएगा, मैं आपकी वो सारी क्वेरीज सॉल्व करूँगा। नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो इसकी कुछ कमियां हैं डायमेंशन, हम देख ही रहे हैं कि यह सबसे पहले तो हमने ये देखा, अभी हम के बारे में नहीं निकाल सकते, तो हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं बता सकते। सो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। दिस मेथड गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में ये मेथड हमें कुछ नहीं बताता। इफ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स हैविंग डायमेंशंस द फार्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड। तो अभी तो ये 3 पे ही है, m, l और t पे ही डिपेंड करता है, या मतलब कि 3 चीज़ों पे, मतलब ये 3 रिलेशन। तो अगर 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है तो देन इट्स ओके, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाता है तो इट विल बिकम कम्बरसम और हम नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर हमारे पास मास, लेंथ, टाइम है तब तक ठीक है, अगर हमारे पास चौथा आ जाता है तो भी हमारे पास दिक्कत हो जाती है। Formula containing trigonometric function, exponential functions, log function, etc. can not be derived from using this formula. तो जिन फॉर्मूलाज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर कुछ आती है या लॉग फंक्शन होते हैं, वो फॉर्मूलाज इस मेथड से डिराइव नहीं किए जा सकते। इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। तो इस फॉर्मूला, इस मेथड से हमें ये नहीं पता लगता कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम डिराइव कर रहे हैं क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी नहीं बताता। तो दीज आर द 4 लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो दिस इज इट विद आवर चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये हमारे पास ये टॉपिक्स है हमारे चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस में। आपने कुछ एक्सरसाइज अपने आप करनी है, ये कुछ मैंने दी हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। तो आपने इनके फार्मूलाज की करेक्टनेस चेक करनी है। तो v² - u² = 2as वेयर v एंड u
our velocity is a is acceleration and s is the displacement. Kinetic energy is equal to half mv square where m is mass, v is velocity. ओके तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जो हमने निकालने हैं, तो जिसको आप चेक करोगे. एक राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी वेयर p इज पावर एंड x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम. तो आपने डायमेंशंस निकालनी है a एंड b. कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन एक और तरह आता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बाय b, a डिवाइडेड बाय b. तो वहाँ पे कई बार बच्चे a और b की डायमेंशन निकाल के लिखाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे डायमेंशन इसकी बोली हुई है a डिवाइडेड बाय b की डायमेंशन पूछी है, यहाँ पे a और b की पूछी. तो क्वेश्चंस को ध्यान से बहुत पढ़ना है. अगर a डिवाइडेड बाय b की पूछी है तो a और b की डायमेंशंस निकाल लो, a की डायमेंशंस को b की डायमेंशन से डिवाइड कर दो और जो डायमेंशंस आएंगी वो आपका आंसर होगा. यहाँ पर क्या पूछा है, a की डायमेंशंस अलग और b की अलग. तो p पावर है, b माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए टी, जहाँ पे x डिस्टेंस है और t टाइम है. तो x डिस्टेंस है तो x स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, l स्क्वायर है ना. x की डायमेंशन l है तो x स्क्वायर की l स्क्वायर होगी. तो हमने इससे पहले देखा कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम फिजिकल क्वांटिटी. मतलब अगर b में x स्क्वायर माइनस हो रहा है तो b की डायमेंशन और x स्क्वायर की डायमेंशन सेम होंगी. इसका मतलब यहाँ से सीधा ही b की डायमेंशन आ गई आपकी l स्क्वायर, क्योंकि x की डायमेंशन l है, डिस्टेंस है, तो x स्क्वायर की l स्क्वायर होगी तो b की l स्क्वायर होगी. तो न्यूमरेटर में आपको पता लग गया, न्यूमरेटर की डायमेंशन है l स्क्वायर, नीचे a की डायमेंशन आपको नहीं पता और t की डायमेंशन t है और इधर p पावर. तो पावर की डायमेंशंस आप देख लीजिए, पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, तो वर्क की डायमेंशंस और फिर नीचे टाइम. और इधर आप क्या करोगे, इस टाइम को उधर ले जाओगे और एल स्क्वायर को नीचे ले जाओगे. पावर की डायमेंशंस को टाइम से मल्टीप्लाई और एल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास डायमेंशन आ जाएंगी. सॉरी, आपको ए की डायमेंशन क्या, तो ए को आप उधर लेके जाओगे, पी को नीचे लेके आओगे, तो ए उधर चला जाएगा, पी इधर डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमने ए की निकालनी है ना कि बी की. तो ए उधर चला गया, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई द डायमेंशंस ऑफ पावर. तो इधर जो राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस आएंगी, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी पावर की डायमेंशंस डिवाइडेड बाई टाइम की डायमेंशंस, तो वो आपके पास आ जाएंगी ए की डायमेंशंस. तो इस तरह से आप बी और ए की डायमेंशंस निकाल सकते हैं. डू दीज एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. अगर आपको कोई भी फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे वो क्वेरीज पूछिए, मैं उन क्वेरीज पे भी वीडियो बनाऊंगा. Thank you for watching this video. Do like and share my video and also subscribe to our channel. Thank you very much.